हाय फ्रेंड्स एंड डियर व्यूअर्स। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी में रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स क्या हैं। फ्रेमवर्क्स आईएसओ और नेस्ट। आईएसओ क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। और नेस्ट क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी। इसके ऊपर हमने आज स्पीकर रज़ा जाफ़री को दोबारा हम अपने चैनल में मदऊ किया है। वो डिटेल इसके ऊपर बात करेंगे जो कि आज कवर करेंगे फ्रेमवर्क क्या है। ठीक है, फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे। ठीक है, ओ आईएसओ सर्टिफाइड कंपनीज़ में क्या मैंडेटरी है, क्यों इस फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। ठीक है, आईएसओ की ज़रूरत है या नेस्ट की ज़रूरत है, इस टॉपिक में हम आगे चल के इस वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे इसके ऊपर रज़ा जाफ़री से। ठीक है, उसके बाद एक छोटे बिज़नेस को या एक बड़े बिज़नेस को चलाने के लिए नेस्ट की ज़रूरत है या आईएसओ की। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है आईएसओ और नेस्ट का, इस टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड हमारी बात होगी स्पीकर रज़ा जाफ़री से। ठीक है, फिर उसमें स्टैंडर्ड्स जो फॉलो हो रहे हैं, जो पॉपुलर स्टैंडर्ड्स हैं, उनका ज़िक्र आएगा। और फिर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो के अख्ताम पे आपका फ़ीडबैक हम ज़रूर चाहेंगे। आइए हम बिना किसी वेट के चलते हैं स्पीकर रज़ा जाफ़री की तरफ। Hello guys, I'm here for you. Today I will share an interesting knowledge with you guys. I hope you will like it and available होता है। तो इसमें सबसे पहले जो है आपका एक प्रपोजल स्टेज होता है। डेफिनेटली इफ इंडस्ट्री नीड अ न्यू स्टैंडर्ड, तो वो प्रपोज करते हैं कि भाई हमें जो है वो एक स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है। उस पे फिर प्रिपरेशन स्टेज पे वो जाता है, उस पे कुछ वर्किंग होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है। फिर उसकी जो थर्ड स्टेज होता है कमेटी स्टेज। कमेटी स्टेज में जो पेरेंट जो स्टैंडर्ड का जो पेरेंट है, मतलब जो पेरेंट बॉडी जो इस पे जो काम करती है, वो उसके पास रिव्यू के लिए जाता है चीज़ें। और वो जो है फिर अगर इसको गो एड दे देती है तो फिर वो इंक्वायरी स्टेज में जाता है। इंक्वायरी इज बेसिकली अ वोटिंग स्टेज। यहाँ पे जो तमाम मेंबर्स हैं, जो कंट्री मेंबर्स हैं, उनको ये सेंड किया जाता है और उसमें जो है एवरीवन इज फ्री टू वोट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, कि जो भी स्टैंडर्ड उनको प्रपोज किया जा रहा है वो एग्री करते हैं। अगर तो सारे एग्री कर जाते हैं तो वो यहीं पब्लिश हो जाता है इस फेज में। अगर नहीं होता तो फिर वो ड्राफ्ट जो है वो आगे अप्रूवल फेज में जाता है और वो डेफिनेटली उसमें कुछ चेंजेस होती हैं, अमेंडमेंट्स होती हैं और उसके बाद वो फाइनली पब्लिश हो जाता है। बस यही बता रहा है कि वी आर सराउंडेड बाय द स्टैंडर्ड्स। हर तरफ कोई ना कोई स्टैंडर्ड्स हैं। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, मैंडेटरी टू हैव एन आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी। क्या ये ज़रूरी है कि अगर हम जो है वो जो भी कंपनी है वो आईएसओ स्टैंडर्ड को या नेस स्टैंडर्ड को जो है वो सर्टिफाइड हो या फॉलो करे? तो बेसिकली इसमें ये, क्योंकि एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब होती है और डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग भी है, और ये डेफिनेटली बजट भी इसके लिए एक अच्छा चाहिए होता है कि आपने अगर कोई चीज़ किसी स्टैंडर्ड पे मतलब कंप्लाई करनी है, किसी फ्रेमवर्क को कंप्लाई करना है, तो डेफिनेटली उसके लिए कुछ आपको खर्चा भी करना पड़ता है। तो ये आप रीथिंक कर लें कि वेदर यू डेफिनेटली नीड सर्टिफिकेशन ऑन नॉट। और कुछ रीजंस भी हैं इसमें। मैंने कुछ इसमें रीजंस डाले हैं कि जिन के या तो रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट है कि आप तो बाउंड हैं। अगर आप लेट से कोई बैंक सेक्टर में हैं तो आपकी तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, आपको सर्टिफाइड होना पड़ेगा, वरना आप जो है वो अपना बिजनेस रन नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि या तो कमर्शियल स्टैंडर्ड्स हैं। अब कमर्शियल स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि कोई ऐसी सर्विस जो आप दे रहे हैं और उसके लिए मिनिमम जो है स्टैंडर्ड मीट करना ज़रूरी है, तो भी आप डिपेंडेंट हो जाते हैं कि फिर आपको सर्टिफाइड होना ही है। कस्टमर रिक्वायरमेंट है थर्डली। कस्टमर रिक्वायरमेंट की एग्जांपल ऐसी है कि अगर आप किसी कहते हैं कि गवर्नमेंट एजेंसी से आप कोई चीज़ सर्विसेज कोई उन्हें दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको इस चीज़ का बाउंड कर दे कि हम तो ऐसी कंपनी के साथ बिजनेस ही नहीं करते कि जो सर्टिफाइड नहीं होती। तो फिर आपको एनी हाउ करना पड़ेगा अपने आप को सर्टिफाइड। और लास्टली फिर ये है कि इम्प्रूव कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस की जो है मद में आ जाती है कि या तो आपका जो है वो आप सर्विसेज दे रहे हैं और आपको कंसिस्टेंट सर्विस जो है वो प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है।
तो यस, आपको जो है वो इन सम केसेस रिक्वायर्ड होता है कि आप जो है सर्टिफाइड हों। आपसे मुराद आपकी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बेसिकली ये वो है इंट्रोडक्शन टू निस्ट। अच्छा, निस्ट का भी थोड़ा सा ये बैकग्राउंड है, मैं आपको बस इसका बहुत छोटी सी इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ कि निस्ट बेसिकली जो है एक अमेरिकन जो है वो फेडरल एजेंसी है, ठीक है, अंडर द यूएस डिपार्टमेंट। ये जो है एक फेडरल एजेंसी है, और निस्ट का जो क़याम है वो 1901 से जो है वो मौजूद है, और इट वाज अ लेबोरेटरी साइंस, और दे आर वर्किंग ओवर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। बेसिकली निस्ट के साथ जो सीएसएफ है, जो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, ये इनका एक प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट जो है इनको जो है अलॉट हुआ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू कि आपने जो है जी साइबर सिक्योरिटी पे कोई फ्रेमवर्क जो है वो डिज़ाइन करना है। तो जिसकी बेसिस पे ये बहुत मशहूर हुआ, और डेफिनेटली ये कंपनीज जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इसको फॉलो करती हैं। एक इसका रीज़न ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कोई भी मतलब छोटी ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टार्ट में चाहती है कि जी वो कंप्लाई करे किसी फ्रेमवर्क को रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, तो वो निस्ट की तरफ जो है वो सीएसएफ जो है, निस्ट सीएसएफ इसको फॉलो कर सकती है। सेकेंडली, ये जो है इन्होंने फ्रेमवर्क 2014 में जो है वो पब्लिश किया, और इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये सीएसएफ है और एक इनका रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है। बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो हैं ये वो फ्रेमवर्क्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने करना ही करना है, ये इसको कंप्लाई। ये नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज हैं वो नहीं करती, और ये फ्रीली ऐसे अवेलेबल नहीं होता। अच्छा, इसके कुछ पिलर्स हैं निस्ट के। उसमें ये है कि आइडेंटिफाई करना पहले, फिर प्रोटेक्ट करना, डिटेक्ट करना, अगर कोई चीज़ डिटेक्ट हो गई है तो डेफिनेटली उसको रिस्पॉन्ड करना, और रिस्पॉन्ड के बाद जो है उसको फिर रिकवर करना। तो ये बेसिक इसके 5 प्रिंसिपल हैं निस्ट के। ये थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन ये इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट अलग है कि आईएसओ और निस्ट फ्रेमवर्क जो है वो बिजनेस रन करने के लिए ज़रूरी है। तो इसमें यही है कि अगर आप अडॉप्ट करते हैं कोई भी फ्रेमवर्क, डेफिनेटली वो आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। वो एक्सपर्ट की वो मतलब जो है वो आप कह सकते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, स्ट्रेटजीज़ होती हैं। डेफिनेटली वो एक लॉन्ग रन के लिए आपके फ्यूचर रिस्क को मिटिगेट करती हैं और आपकी ग्रोथ बढ़ाती हैं। तो डेफिनेटली इसका अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका जो है आपका जो है एसेट प्रोटेक्ट करेगा वो। डेफिनेटली ये एक उसका बेनिफिट है कि प्रोटेक्शन ऑफ एसेट हो जाएगा। आपकी रिप्यूटेशन मैनेजमेंट है, आपकी रिप्यूटेशन मार्केट में जो है वो एक अच्छी हो जाएगी। अच्छा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज से मुराद ये है कि मतलब आप नॉर्मली सेम प्रोडक्ट मार्केट में उतार रहे हैं, लेकिन विद लेस प्राइस के साथ आप मार्केट में उतार देते हैं। तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है इसकी। तो ये वो आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ दिखाता है। लीगल रिस्क इसके जो है कुछ बेनिफिट्स हैं, आप इससे इसको मिटिगेट कर सकते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए सामने और लेकर आता है। तो मतलब इसका फॉलो करने से आपको फ़ायदा ही है, ना कोई नुकसान तो नहीं है इसका। तो इसको जो है फॉलो कर लें तो बेहतर है। अच्छा, ये एक छोटा सा बस एक इन दोनों का डिफरेंस है कि ये आइजो और निस्ट का, कि बेसिकली जो है वही जो जैसा मैंने आपको बताया प्रीवियस स्लाइड्स में कि निस्ट सीएसएफ जो है वो फ्री है। तो ये सेल्फ सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म काइंड ऑफ है कि अगर आप खुद अपने आप को स्कोर करना चाहते हैं कि वेयर माय ऑर्गेनाइजेशन इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, तो उसमें फिर आप जो है इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर आप आइजो के बारे में ऐसा सोचते हैं तो वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आइजो एक डिफरेंट लॉन्ग रन के लिए मतलब जो ऑपरेशनल ऑलरेडी जो मिच्योर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको अडॉप्ट करती हैं, और उसका तरीक़ेकार थोड़ा मुश्किल है, और वो थोड़ा उसके ऑडिट्स होते हैं, और सर्टिफाइड बॉडीज़ ही आपको वो सर्टिफाई करती हैं। अच्छा, इन दोनों का एक बेसिक डिफरेंस जो मैंने आपको और भी पहले बताया कि अगर आप बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में हैं तो आप इसको जो है वो फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप निस आइजो की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली उसकी एक अच्छी खासी कॉस्ट टाइम कंज्यूमिंग जॉब है ये वाली। देयर आर सम पॉपुलर स्टैंडर्ड्स आइजो के। अब आइजो का 9000 जो है ये क्वालिटी मैनेजमेंट रिलेटेड फ्रेमवर्क है। आइजो का अगर 27000 की बात करें, और इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे भी कंपैरिजन में,
कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है ये। 31,000 जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के लिए बेसिकली। ये थोड़ा ब्रॉडर वे में जो है ना, मतलब रिस्क मैनेजमेंट एक पेरेंट लेवल पे देखता है, तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। जबकि इस 27,000 जो है वो आपका लिमिटेड टू है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए खाली। निस्ट का, सीएसएफ का तो मैंने आपको थोड़ा बेसिक पहले आइडिया दे दिया था कि ये सीएसएफ जो है वो वाइडली यूज़ हो रहा है और इट वाज अ प्रोजेक्ट, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड है और आप इसको अर्ली स्टेजेस में जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। निस्ट 3837 ये बेसिकली उस क्लास से ताल्लुक़ रखता है जिसका मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिफरेंस बताया था कि सीएसएफ और आरएमएफ का। तो ये बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है 37, और इसके कुछ रिवीजन हैं, उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, रिवीजन 1 और रिवीजन 2। तो बेसिकली रिवीजन 2 जो है ये आपकी जो फेडरल ऑर्गेनाइजेशन है उनके इंफॉर्मेशन सिस्टम का रिस्क मैनेजमेंट जो है उसके लिए जो है ये नॉर्मली यूज़ होता है, उससे रिलेटेड ये फ्रेमवर्क है। और 800 अगर 53 की बात करें तो ये सिक्योरिटी कंट्रोल्स की सिलेक्शंस के लिए जो यूज़ होता है। बट व्हाट आई हैव फाउंड ओवर द इंटरनेट, तो उसके हिसाब से मैंने कुछ इनका कंपैरेटिव एनालिसिस बनाने की कोशिश की है, जिसमें ये है कि अगर आप आईजो 31,000 की बात करें तो ये स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट को नहीं देख रहा होता, ये ब्रॉडर लेवल पर देख रहा होता है, ठीक है। जबकि ये 27,005 जो है ये डिवोटेड है एक्सक्लूसिवली टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट। ये उसका जो है आपको असेसमेंट भी बताता है, ट्रीटमेंट भी बताता है। और अगर 837 की बात करें, ये रिवीजन 2, ये फिर फेडरल ऑर्गेनाइजेशंस की कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है कि इसको जो है वो एजेंसीज यूज़ करती हैं। और बेसिकली इसमें रिवीजन 1 जो है, हम इसको आगे भी देख लेंगे कि रिवीजन 1 जो है इसका वो सिर्फ सिक्योरिटी रिलेटेड था, और रिवीजन 2 में इन्होंने जो है ना इसमें प्राइवेसी को भी ऐड किया है। सेकंड ये कि इसके अंदर जो है ये एक साइकिल को फॉलो करता है, पीडीसीए जो आईजो 31,000 है। ये बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट टर्म्स हैं, ये एक्सप्लेन बेसिक प्रिंसिपल्स आपको बताएगा और आपको एक जनरल फ्रेमवर्क जो है वो ये देगा। और उसमें ये एक साइकिल है जिसको ये प्लान डू चेक एक्ट करते हैं, इसको ये फॉलो करता है। ये कोई स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी नहीं देता। फॉर एग्जांपल इसी के जो बिल्कुल 27005 को अगर मैं बात करूं तो ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट पे स्पेसिफिकली बात नहीं करेगा, ये ब्रॉडर वे में बात करेगा, रिस्क मैनेजमेंट पे बात करेगा। डेफिनेटली उसके अंदर भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट भी आ जाती है, लेकिन ये स्पेसिफिकली उसके लिए कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करता। जबकि ये जो फ्रेमवर्क है जो 27,005 है, ये डिज़ाइन ही इसी वजह से, मतलब ये क्रिएट ही इसी वजह से हुआ है कि ये असेसमेंट करे, वल्नरेबिलिटीज चेक करे, थ्रेट्स दिखे और रिस्क को कैलकुलेट करें इंफॉर्मेशन सिस्टम के। अच्छा, गोल जो है 837 का वो सिर्फ यही है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कि वो एग्जीक्यूट कर सके रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को एक लाइफ साइकिल के थ्रू, और जो है प्रोवाइड करे साइबर सिक्योरिटी रोड मैप, ताकि आपको किसी हद तक रियल टाइम रिस्क मैनेजमेंट मिल जाए। ये डेफिनेटली, क्योंकि ये फेडरल एजेंसी से इसका ताल्लुक है इस फ्रेमवर्क का, तो उन्होंने इसको इस लेवल पे जो है वो डिज़ाइन करने की कोशिश की है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट रियल टाइम पे आप उसको केटर कर सकें। अच्छा, इसके अंदर जो है अगर आप 31,000 यूज़ करते हैं तो ये आपको जो है ये लाइक्लीहुड दे देगा कि भाई आप जो है ना अपने ऑब्जेक्टिव्स को, क्योंकि डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव लेवल पे काम करता है 31,000, तो आप उसको अचीव कर सकें। अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को जो भी आपके बिजनेस के लिए फ्रूटफुल हैं, जो बढ़ती हैं, वो आप जो है उनको आइडेंटिफाई कर सकें और एलोकेट कर सकें आप जो है रिसोर्सेस को रिस्क ट्रीटमेंट के लिए इफ़ेक्टिव वे में। जबकि 27,005 जो है वो ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ कर सकती हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन इसका जो बेसिक एजेंडा है वो यही है कि ये मैनेज कर सके आपके उन रिस्क को जो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को। और लास्ट इसमें जो है
जो 837 है, ये डेफिनेटली इसका वही गोल है कि ये ऑर्गेनाइज और मैनेज करे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क फेडरल ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की। और ये एक्ट को जो ये रिलेट करता है फिज्मा से, ये फिज्मा एक और एक एक्ट है, उसको ये फॉलो करता है, मतलब उसको ये कंप्लाई करता है। अच्छा, ये लास्ट इसका जो कंपैरेटिव है वो ये है कि ये सर्टिफिकेशन पर्पस के लिए आप 31,000 को यूज़ नहीं कर सकते, बट इट डज प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट प्रोग्राम। तो आप इससे गाइडेंस ले सकते हैं और आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको अपनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस चेक करनी है तो आप इसके साथ एक कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन बिल्ड कर सकते हैं। एंड सेम इज़ द केस फॉर 27,005। आप इसको जो है वो इसमें सर्टिफिकेशन इसकी नहीं हासिल कर सकते, लेकिन डेफिनेटली इसकी ये जिस क्लास से रिलेटेड है 27,000, तो आप 27,001 आप सर्टिफाइड हो सकते हैं। अच्छा, लास्टली इसका जो 837 रिवीजन 2 है, इसका जो बेसिक इफेक्टिवनेस है ना, वो डिपेंड करती है दो प्रोग्राम्स पे। अगर ये प्रोग्राम्स दोनों नहीं हैं तो आपका फ्रेमवर्क प्रॉपरली तरीके से डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं देगा। वो एक सिक्योरिटी प्रोग्राम है और दूसरा आपका जो है वो प्राइवेसी प्रोग्राम है। सिक्योरिटी प्रोग्राम्स का जो गोल है वो CIA को मेंटेन करना, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी को। और प्राइवेसी का जो प्रोग्राम का जो गोल है वो ये इंश्योर करना कि ये जो है आपकी जो PII जो है, पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन जो है ब्रीच ना हो। अच्छा, बिल्कुल इसको जो है अगर किसी को अभी भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ये क्लियर नहीं हो रहा, तो मैंने इसको बस समराइज करके एक स्लाइड में ये कर दिया है कि ये दो स्टैंडर्ड हैं यूजफुल। 31,000 जो है वो रिस्क मैनेजमेंट पर है और 27,005 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट पर है। इसके एसेंशियल्स 31,000 के ये हैं कि हर किस्म का रिस्क देखता है ये, और ये फोकस करता है अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये बोथ वे में मतलब ऑफेंसिव भी है और डिफेंसिव भी है इसकी जो अप्रोच है। और अगर आप 27,005 की बात करें तो ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क को देखता है और ये फोकस करता है प्रोटेक्टिंग द इंफॉर्मेशन एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आपकी इंफॉर्मेशन एसेट को प्रोटेक्ट करता है ये, और इसकी जो अप्रोच है वो डिफेंसिव है। और अगर इसकी बात करें 837, तो इसके दो रिवीजन है, रिवीजन 1 और 2। तो रिवीजन 1 में जो है ये फेडरल इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी के लिए डिज़ाइन हुआ था, और बाद में जो इसका रिवीजन आया उसमें उन्होंने प्राइवेसी को भी डाल दिया विद अ सिस्टम लाइफ साइकिल अप्रोच, जो यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, इसका जो है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ये फेड इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए है। फोकस करता है ये प्रोटेक्टिंग द इंफॉर्मेशन एसेट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी डिफेंसिव अप्रोच है।